हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कुछ और इंटेक्स क्वेश्चंस के ऊपर। जैसा कि आप सबको पता है कि प्रीवियस सेशन से हमने स्टार्ट किया है हमारे चैप्टर सोर्सेज ऑफ एनर्जी के इंटेक्स क्वेश्चंस, और हम हर एक क्वेश्चन को, कंसेप्ट को और टॉपिक को रिवाइज करते हुए कर रहे हैं सॉल्व। तो इन्हीं इंटेक्स क्वेश्चंस का सिलसिला और आगे बढ़ाते हुए इस सेशन में भी हम करने वाले हैं कुछ इंटेक्स क्वेश्चंस को रिवाइज। तो फटाफट से करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा सेशन। अब देखो, जो प्रीवियस सेशन था इंटेक्स क्वेश्चंस का पार्ट 1, उसमें हमने पेज नंबर 243 पे जो इंटेक्स क्वेश्चंस दिए गए थे उनको हमने सॉल्व किया था, लेकिन केवल 2 ही सॉल्व करे थे। एक क्वेश्चन हमारा बचा हुआ था, तो उस क्वेश्चन को हम करेंगे इस सेशन में सॉल्व। रीजन ये है कि ये वाला जो सेशन है ना, ये इस पर्टिकुलर सेशन में हमारा जो कंसेप्ट था फॉसिल फ्यूल्स का, वो मैं आप सबको रिवाइज करवाने वाली हूँ, और इसी कंसेप्ट से रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन था। तो इसीलिए मैंने पेज नंबर 243 पे जो लास्ट क्वेश्चन था उसको हमारे सेकेंड सेशन में ऐड कर दिया है। फाइन, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो हमारा फॉसिल फ्यूल्स का कंसेप्ट है ना, उसे हम करते हैं रिवाइज। क्या होते हैं भाई फॉसिल फ्यूल्स? प्रीवियस सेशन में हमने फ्यूल्स के ऊपर डिस्कशन किया था। फ्यूल्स क्या होते हैं भाई? जब हम सब्सटेंसेस को बर्न करते हैं, बर्न करने के कारण क्या होता है, हीट एनर्जी रिलीज होती है, और इसी हीट एनर्जी को हम क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। यस और नो? तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनको बर्न करने से क्या हो, हीट एनर्जी रिलीज हो हमारे यूटिलाइजेशन के लिए, उन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलेंगे भाई? फ्यूल्स बोलेंगे। इतना हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था। अब अगर इस फ्यूल वर्ड के आगे मैं लगा दूं फॉसिल, तो इसका क्या मतलब होगा कि ऐसे फ्यूल्स जो कि बहुत पुराने हैं, जिनका प्रोडक्शन, जिनका फॉर्मेशन बहुत पहले हुआ था, उन फ्यूल्स को हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है कोल, दूसरा होता है ऑयल, और तीसरा होता है क्या? नेचुरल गैस। तीसरी कौन सी होती है भाई? नेचुरल गैस होती है। अब हम हर एक फॉसिल फ्यूल को देखते हैं कि किस तरीके से किस फॉसिल फ्यूल का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी कोल की बात करते हैं। अगर हमें फॉसिल फ्यूल्स के फॉर्मेशन को पढ़ना है ना, तो आप पता है हमें कहाँ जाना पड़ेगा? फ्लैशबैक में जाओ, हमें जाना पड़ेगा कार्बोनिफेरस पीरियड में, यानी कि डायनासोर्स वाला जो एरा था ना, उसके भी पहले हमको जाना पड़ेगा। एक ऐसा एरा, एक ऐसा पीरियड जहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते थे ना, वो बड़े ही सिंपल होते थे। भाई आज के टाइम पे तो इतने कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स आने लगे हैं। सेल से बन गए टिश्यूज, टिश्यूज से बन गए ऑर्गन, ऑर्गन से बन गए ऑर्गन सिस्टम। कहीं दूर क्यों जाए, अपने आप को ही देख लो, हम ह्यूमन बीइंग्स कितने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं नेचर के। यानी कि हमारा जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो कितना कॉम्प्लेक्स होता है। हमारे बॉडी के अंदर कितने ही सारे ऑर्गन्स होते हैं। यही नहीं, ऑर्गन्स ने तो अपना एक सिस्टम भी बना लिया है, ऑर्गन सिस्टम्स, है कि नहीं? तो आज के समय पे बहुत ही कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाले ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कार्बोनिफेरस पीरियड की, तो वहाँ पे इतने कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाले ऑर्गेनिजम्स होते नहीं थे। वहाँ क्या होते थे भाई? वहाँ होते थे फर्न्स, कुछ छोटे मोटे प्लांट्स होते थे। इसके बाद में हम बोलते हैं कि सिंगल सेल्ड लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते थे, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि जूप्लैंक्टॉन्स, और इसके बाद में हम बोल सकते हैं क्या? एल्गी। ठीक है, तो कार्बोनिफेरस पीरियड में हम बोलते हैं कि बहुत ही सिंपल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते थे। अब क्या हुआ? अब हम बोलते हैं कि भाई हमारी जो प्लैनेट है अर्थ, कार्बोनिफेरस पीरियड में इस प्लैनेट अर्थ पे था क्या? पानी था और लैंड था। पानी और लैंड के साथ में एक और रीजन था जिसे हम क्या बोलते हैं? स्वेम्स बोलते हैं। स्वेम्स मतलब क्या? शायद इसका हिंदी में दलदल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो स्वेम्स वाले जो रीजन थे ना, वो ना ही सूखे ग्राउंड की तरह दिखते थे और ना ही गीले ओशंस की तरह दिखते थे। यानी कि ये लैंड के कुछ ऐसे रीजन थे जहाँ पे ना ठीक से पानी था, ना ही ठीक से कैसी थी? सॉइल थी, मिले जुले थे। ठीक है, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? शायद हिंदी में दलदल कहते हैं। तो कार्बोनिफेरस पीरियड में हम बोलते हैं कि सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाले ऑर्गेनिजम्स मिलते थे,
पानी मिलता था, ग्राउंड मिलता था और स्पैम्स भी देखने को मिलते थे। अब अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, अभी हम बात कर रहे हैं हमारे प्लैनेट अर्थ के ग्राउंड पोर्शन की, ग्राउंड रीजन की बात कर रहे हैं। तो ग्राउंड रीजन पे भाई हम बोलते थे कि फर्न्स और क्या मिलते थे, छोटे मोटे प्लांट्स देखने को मिलते थे। अब जब तक ये लिविंग है तब तक तो ठीक है, जैसे ही क्या होगी, इन फर्न्स और प्लांट्स की डेथ होगी, ये क्या होंगे, ग्राउंड पे आकर के गिर जाएंगे। भाई ये चीज तो बहुत ही लॉजिकल है ना, ये तो हम अभी भी देख सकते हैं। सूखी जो पत्तियां होती हैं पेड़ की, वो पेड़ की ब्रांचेस से टूटने के बाद कहाँ गिरती हैं, ग्राउंड पर ही गिरती हैं। वैसे ही हम बोलते हैं कि फर्न्स और प्लांट्स जैसे ही इनकी डेथ हुई, ये ग्राउंड पर आकर के गिर गए। ग्राउंड पर आकर के गिरे तो उनके ऊपर हम बोलते हैं कि सॉइल, क्ले और मिनरल्स की, सॉइल, क्ले और मिनरल्स की क्या आ गई, लेयर आ गई। जैसे कि ये एक सूखी पत्ती है, इस सूखी पत्ती के ऊपर हम बोलते हैं कि सॉइल की एक लेयर आ गई, फिर क्ले की एक लेयर आ गई, फिर हम बोलते हैं कि मिनरल्स की एक लेयर आ गई। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो फर्न्स और प्लांट्स की जो डेड बॉडीज थी ना, वो अर्थ सरफेस के नीचे 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 पहुंचती गई। क्यों, क्योंकि उनके ऊपर इतनी सारी लेयर्स चढ़ रही है ना, इसलिए। अब इस लेयरिंग के कारण क्या हुआ, जो डेड बॉडीज थी उनका कांटेक्ट हवा से टूट गया। हवा से टूटा तो अब क्या होगा, डिकम्पोजिशन तो होना ही है। तो अब डिकम्पोजिशन करने के लिए कौन आए, एनएरोबिक बैक्टीरिया आए। कौन आए भाई, एनारोबिक बैक्टीरिया आए। इन एनारोबिक बैक्टीरिया ने क्या किया, फर्न्स और प्लांट्स की जो डेड बॉडीज थी उनका डिकम्पोजिशन स्टार्ट किया। जैसे ही डिकम्पोजिशन स्टार्ट किया तो हम बोलते हैं कि उनकी डेड बॉडी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उड़ा दिए। ठीक है, डेड बॉडी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उड़ा दिए। बचा क्या, बचा उसमें पानी, इसके बाद में कार्बन कंटेंट और इसके बाद में कुछ गैसेस बची। तो एक ऐसी लेयर सब्सटेंस की जिसमें कि कार्बन का कंटेंट बहुत ज़्यादा हो, उसे हम कहते हैं पीट। फ्लैशबैक में जाओ, प्रीवियस सेशंस में हमने पीट को डिस्कस किया था। क्या होता है भाई, हमने बोला कि फर्न्स और प्लांट्स की जो डेड बॉडीज थी उनके ऊपर एनारोबिक बैक्टीरिया है, उन्होंने डिकम्पोजिशन स्टार्ट किया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन उड़ा दिया। डिकम्पोजिशन से क्या हुआ, कार्बन जो डेड बॉडीज थी फर्न्स और प्लांट्स की, उनमें क्या बचा, उनमें बचा कार्बन का कंटेंट, गैसेस और वाटर कंटेंट। ऐसी लेयर सब्सटेंस की जिसमें कि कार्बन का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पीट कहते हैं। तो भाई क्या फॉर्म हो गया, फॉर्मेशन हो गया किसका, पीट का। अब ये जो पीट की लेयर थी ये क्या हुई, अर्थ सरफेस के और नीचे 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 की तरफ आने लगी, है ना। और ये हमने प्रीवियस सेशन में बात करी है कि जैसे आप अर्थ की सरफेस से अर्थ की कोर में जाओगे, हर 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ, जैसे ये पीट की लेयर हम बोलते हैं कि और नीचे नीचे गई, टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया और प्रेशर बढ़ गया। टेम्परेचर के इंक्रीज होने के कारण क्या हुआ, पानी जो था वो हट गया, जो डेड रिमेन्स बचे थे फर्न्स एंड प्लांट्स के उसमें से पानी उड़ गया क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया। प्रेशर इतना ज़्यादा हुआ कि गैसेस भी इवॉल्व हो गई। अब क्या हुआ, जो डेड रिमेन्स बचे थे ना, उनसे हम बोलते हैं कि कोल का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, आई होप कोल का फॉर्मेशन आपको समझ में आया होगा कि कार्बोनिफेरस पीरियड की हम बात कर रहे हैं। उस समय लिविंग ऑर्गेनिजम्स बहुत ही सिंपल टाइप के हुआ करते थे। और लैंड पोर्शन की अभी हम बात कर रहे हैं अर्थ की, तो लैंड पे हम बोलते हैं कि फर्न्स और प्लांट्स जैसी इनकी डेथ होती थी, ग्राउंड पे आके गिरते थे, उनके ऊपर क्ले, सॉइल और मिनरल की लेयर्स आ जाती थी, जिसके कारण जो डेड बॉडीज था उनका ऑक्सीजन का और एयर का कांटेक्ट टूट जाता है। फिर इसके बाद में एनारोबिक बैक्टीरिया आते हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया डिकम्पोजिशन स्टार्ट करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को उड़ा देते हैं। बची क्या, एक ऐसी लेयर बची जिसमें कि जो फर्न्स और प्लांट्स के जो डेड रिमेन्स थे उसमें कार्बन का कंटेंट बहुत हाई था, थोड़ा बहुत पानी था, थोड़ी बहुत गैसेस भी थी, और उस लेयर को हमने क्या बोला, पीट बोला। पीट का फॉर्मेशन हो गया। अब ये जो पीट की लेयर है वो क्या हो रही है, अर्थ के सरफेस से और नीचे की तरफ बढ़ती जा रही है। क्यों, क्योंकि ऑयल और हम बोलते हैं कि सॉइल, क्ले और मिनरल्स की लेयर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक जमती जा रही है।
रॉक का फॉर्मेशन भी होता जा रहा है, ये जो सॉइल और क्ले वगैरह जो है ना, इनका भी ट्रांसफॉर्मेशन होता गया और पत्थर बनते गए, तो पत्थर भी बनने लगे, तो प्रेशर भी बढ़ गया, और प्रेशर बढ़ा तो हम बोलते हैं कि गैसेस जो है इवॉल्व हो गई, टेम्परेचर बढ़ा तो वाटर भी चला गया। अब बचा क्या, अब जो डेड रिमेन्स बचे फर्न्स एंड प्लांट्स के, वो बन गए क्या, कोल बन गए। ठीक है, ये हमने बात करी किसकी, ये हमने बात करी है केवल अभी एक टाइप की फॉसिल फ्यूल की, और ये कहाँ बने हैं भाई, लैंड पे बने हैं। अब शिफ्ट कर जाओ कहाँ, हमारे प्लैनेट अर्थ का जो ओशन पार्ट था, गीला वाला पार्ट था, पानी वाला पार्ट था, वहां चलते हैं हम। ठीक है, तो ओशंस में क्या होते हैं भाई, ओशन की अपनी ही एक ओशन लाइफ होती है, अपने ही टाइप के एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो ओशियन में जो उस समय लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते थे, जैसे कि जू प्लैंक्टॉन्स हो गए, अलगी वगैरह हो गया, और बाद में तो आगे जाकर के सिंपल फिशेस भी आ गई, इवॉल्व हो गई। तो एक्वेटिक जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उनकी भी क्या होगी भाई, डेथ होगी, और डेथ होने के बाद क्या होगा, ओशन का जो बेड होगा, ओशन का जो समुद्र का जो बॉटम होगा, उस पे जाकर के वो क्या हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे। एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनका क्या हुआ, उनकी डेथ हुई, वो मरे, मरने के बाद ओशन का जो बेड था, ओशन का जो हम बोलते हैं कि बॉटम था, उस पे आकर के सेटल हो गए, सेटल हुए। अब क्या हुआ, उनके ऊपर हम बोलते हैं कि क्ले, मिनरल और सैंड। ठीक है, क्ले, मिनरल और सैंड की लेयर क्या होने लगी, एक्यूमुलेट होने लगी, जमने लगी। फिर क्या हो गया, फिर से हम बोलते हैं कि डिकम्पोजिशन शुरू हुआ, लेकिन डिकम्पोजिशन हम बोलते हैं कि इनकम्प्लीट था, कंप्लीट नहीं हुआ। तो जो डेड रिमेन्स थे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के, उनसे क्या बन गया भाई, उनसे बन गया ऑयल। क्यों, क्योंकि भाई उनके ऊपर क्ले, मिनरल और सैंड की लेयर आती गई, डिकम्पोजिशन कंप्लीट हुआ नहीं, टेम्परेचर और प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि डेड रिमेन्स किस में कन्वर्ट हो गए, ऑयल में कन्वर्ट हो गए। तो इस तरीके से पानी के अंदर सेकेंड टाइप का फॉसिल फ्यूल भी बन गया। अब ऑयल के साथ हमेशा नेचुरल गैस साथ में मिलती है। क्यों मिलती है, क्योंकि ऑयल और नेचुरल गैस के फॉर्मेशन का जो मेथड है ना, वो एक जैसा ही है, डिफरेंस कहाँ होता है, प्रेशर और टेम्परेचर में होता है। अगर हम बोल देते हैं कि एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के डेड रिमेन्स के ऊपर टेम्परेचर और प्रेशर जब और बढ़ जाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं भाई, नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और हमें पता है कि जैसे जैसे हम अर्थ के कोर में जाएंगे टेम्परेचर प्रेशर बढ़ेगा। तो हम बोल सकते हैं कि वो फॉसिल फ्यूल्स जो कि बहुत ही गहराई में मिल रहे हैं, अर्थ की गहराई में मिल रहे हैं, ओशन की डेप्थ में मिल रहे हैं, उन फॉसिल फ्यूल्स में हम बोलते हैं कि नेचुरल गैस का कंटेंट उतना ही होगा। क्यों, क्योंकि नेचुरल गैस बन कैसे रही है, जब एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की जो डेड रिमेन्स हैं उनके ऊपर टेम्परेचर और प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, उनका एनारोबिक डिकम्पोजिशन होता है, उस टाइम पे हम बोलते हैं कि वो ऑयल बन जाते हैं। ऑयल पे और हम बोलते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर लगा दो तो वो क्या बन जाएंगे, नेचुरल गैस बन जाएंगे। तो इस तरीके से पानी के अंदर नेचुरल गैस, और हम बोलते हैं कि जो सेकेंड टाइप का हमारा फॉसिल फ्यूल है ऑयल, सेकेंड और थर्ड टाइप की फॉसिल फ्यूल्स ऑयल और नेचुरल गैस जो है हमें मिल गए। अब ये जो ऑयल है, ठीक है, इसे बेसिकली पता है हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं ब्लैक गोल्ड। इसे हम क्या कहेंगे भाई, ब्लैक गोल्ड कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये इतना ज़्यादा यूजफुल है, इसका इतना ज़्यादा ऑयल को इतना ज़्यादा कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है कि इसकी जो वैल्यू है ना सोने के बराबर हो गई है। और हम बोलते हैं कि ब्लैक कलर का होता है, काले कलर का होता है, इसलिए इसको हम ब्लैक गोल्ड बोल देते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसी ब्लैक गोल्ड को, अजीब से ब्लैक कलर के ऑयल को हम अपने कॉस्मेटिक्स में भी यूज़ करते हैं, तो ये बात बिल्कुल भी सही होगी। कैसे, देखो आपको ये समझ में आ गया ना कि ऑयल फॉर्मेशन कैसे हुआ है। अब हमें पता है कि ऑयल जो है वो कैसा होता है, हल्का होता है। तो ये ऑयल क्या करेगा, ऊपर की तरफ पत्थरों में उठने की कोशिश करेगा। अर्थ सरफेस के बाहर नहीं निकला है, अर्थ सरफेस के नीचे भी क्या प्रेजेंट होते हैं, पत्थर प्रेजेंट होते हैं ना। तो ऑयल क्या करेगा, ऊपर, क्योंकि हल्का होता है तो ऊपर उठने की कोशिश करेगा। ठीक है, रॉक्स के बीच में से अपनी जगह बनाएगा और ऊपर उठने की कोशिश करेगा। लेकिन इसके बाद में क्या चाहते हैं, कुछ इम्पर्मिएबल रॉक्स आ जाते हैं। इम्पर्मिएबल मतलब क्या, कि ऐसे रॉक्स जो कि ऑयल को पास होने नहीं देते हैं। तो क्या होगा, ये बेचारा ऑयल जो है उन्हीं रॉक्स के बीच में जाकर के सेटल हो जाएगा।
और रॉक्स के बीच में क्या बन जाएंगी, ऑयल के रिजर्वॉयर्स बन जाएंगे, या आप बोल सकते हो कि ऑयल के स्टोरेज टैंक बन जाएंगे रॉक्स के बीच में। तो अब क्या करते हैं, हम इसी ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। कैसे करते हैं, रॉक्स के बीच में से करते हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ऑयल को हम और क्या बोल सकते हैं भाई, इसको हम बोल सकते हैं पेट्रोलियम। क्यों, क्योंकि पेट्रा वर्ड का मतलब होता है रॉक और ओलियम वर्ड का मतलब होता है क्या, ऑयल। तो ऐसा ऑयल जो कि हम पत्थरों से एक्सट्रैक्ट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पेट्रोलियम कहते हैं। तो ऑयल का दूसरा नाम क्या है, पेट्रोलियम। क्यों, क्योंकि ये जो ऑयल होता है जैसे इसका फॉर्मेशन हुआ हल्का होता है तो ये ऊपर उठने की कोशिश करेगा, पत्थरों के बीच में से अपना रास्ता बनाएगा, लेकिन कुछ इम्परमिएबल रॉक्स आ जाएंगे जो कि उसको आगे जाने नहीं देंगे, तो ये बेचारा क्या करेगा, पत्थरों के बीच में सेटल हो जाएगा। तो पत्थरों के बीच में ऑयल के रिजर्वॉयर्स बन जाते हैं और हम क्या करते हैं, इन्हीं ऑयल रिजर्वॉयर्स को में से ऑयल को ऑब्टेन करते हैं। कैसे ऑब्टेन करते हैं, पत्थरों को हटा करके, पत्थरों को तोड़ के। तो जो हमने ऑब्टेन किया है उसे हम क्या कहेंगे, पेट्रोलियम। पेट्रो का मतलब क्या होता है, रॉक, और ओलियम का मतलब होता है ऑयल। एक ऐसा ऑयल जो कि पत्थरों से ऑब्टेन किया जाता है उसे हम बोलते हैं क्या, पेट्रोलियम। अभी जो पेट्रोलियम होता है ना, इसकी रिफाइनिंग होती है और बहुत ही नेक्स्ट लेवल की रिफाइनिंग होती है। रिफाइनिंग से हम बोलते हैं कि अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे कि पेट्रोल हम बोलते हैं कि ऑटोमोबाइल्स और व्हीकल्स में हम बोलते हैं कि एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी काम करता है। फिर इसके बाद में हम बोलते हैं कि डीजल भी बनता है। डीजल हम बोलते हैं कि जो हैवी ऑटोमोबाइल्स होते हैं जैसे कि एयरक्राफ्ट वगैरह, उसमें यूज़ किया जाता है। फिर इसके बाद में हम बोलते हैं कि कैरोसिन वगैरह, लुब्रिकेटिंग ऑयल, कैरोसिन को हम बोलते हैं कि लैंप वगैरह को जलाने के लिए करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में हम बोलते हैं कि लुब्रिकेटिंग ऑयल, जो भी मशीनरीज होती हैं उनके डिफरेंट पार्ट्स को लुब्रिकेट करने के लिए जो है ना यूज़ करते हैं। इसके बाद में पैराफिन वैक्स भी बनती है। इसी पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करके हम बोलते हैं कि पैराफिन वैक्सेस भी बनती हैं और इन्हीं पैराफिन वैक्सेस से हम बोलते हैं कि कॉस्मेटिक्स बनते हैं, ठीक है। जो कैंडल्स होती हैं, जो वैक्सेस बनती हैं वो बनते हैं। इसके अलावा हम बोलते हैं कि एक और प्रोडक्ट होता है पेट्रोलियम का की रिफाइनिंग से निकलता है, बिटुमेन, जिसको हम बोलते हैं कि रोड के कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट लेवल की रिफाइनिंग होती है इसी पेट्रोलियम की, रॉक ऑयल की, जिससे कि अलग अलग प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स कमर्शियल लेवल के बनाए जाते हैं। फिर इसके बाद में अगर हम बात करिए नेचुरल गैस की, नेचुरल गैस हम बोलते हैं बेसिकली मिक्सचर होता है। किस किस का मिक्सचर होता है भाई, तो बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है। इसमें मोस्टली क्या होती है, मीथेन होती है। इसके बाद में हम बोलते हैं कि प्रोपेन भी होती है। इसके बाद में हम बोलते हैं कि इथेन भी होती है और हम बोलते हैं कि ब्यूटेन भी होती है। तो मेजरली क्या होता है, इसके पास मीथेन होता है, इसके अलावा प्रोपेन, इथेन, ब्यूटेन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह भी प्रेजेंट होती है। नेचुरल गैस हम बोलते हैं कि दिखती नहीं है, ओडरलेस होती है। गैसेस तो वैसे भी नहीं दिखती हैं और ये हम बोलते हैं कि ओडरलेस होती है। तो गैस हमको जो हमारी नेचुरल गैस है वो दिखाई नहीं देती। इसके लिए क्या करेंगे भाई, इसके लिए हम बोलते हैं कि इनको फैक्ट्रीज में पाइपलाइंस के थ्रू भेजा जाता है, जहाँ पे कुछ केमिकल्स ऐड करे जाते हैं। इन केमिकल्स को ऐड करने के कारण क्या होता है, कलर प्रोवाइड किया जाता है नेचुरल गैस को, और साथ ही साथ रॉटन एग्स, सड़े हुए अंडों की एक गंध भी दी जाती है, ताकि क्या हो, नेचुरल गैस को हम डिटेक्ट कर पाए। वरना क्या होगा, नेचुरल गैस जो है ना प्लांट से लीक कर जाएगी और हमें पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि दिख नहीं रही है और ना ही उसकी स्मेल आ रही है। हमारे घरों में जो एलपीजी सिलेंडर लगे होते हैं उनसे अगर गैस निकलती है तो हम उसको सूंघ सकते हैं, हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि भाई गैस सिलेंडर जो है ना लीक कर रहा है। लेकिन एक ऐसी गैस जिसका कोई कलर ही नहीं है, ठीक है, कोई ओडर ही नहीं है, उसको हम कैसे एक्सपीरियंस कर पाएंगे। इसीलिए इसको जो है ना, जो इनके स्टोरेज टैंक्स होते हैं वहाँ भेजा जाता है पाइपलाइंस के थ्रू, जहाँ पे उनको केमिकल्स डाल के कलर दिया जाता है और रॉटन एग्स की स्मेल दी जाती है, ताकि जो नेचुरल गैस है उनके जो लीकेज है उसको डिटेक्ट किया जा सके। बहुत अच्छी गैस होती है नेचुरल गैस, बहुत अच्छा फ्यूल होता है, ठीक है, पोल्यूशन फ्री गैस होती है, और हम बोल सकते हैं कि डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल पर्पस में इसको यूज़ किया जाता है। तो नेचुरल गैस भी हम बोलते हैं कि बहुत अच्छी होती है। अब आ जाओ सवालों पे। पूरा फॉसिल फ्यूल्स का कंसेप्ट मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। कोल कैसे बनता है, पेट्रोलियम कैसे बनता है, ऑयल कैसे बनता है और नेचुरल गैस कैसे बनती है, वो सब मैंने आपको बता दिया, और सबके यूजेस भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। इफ यू कुड यूज एनी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर हीटिंग योर फूड, विच वन वुड यू यूज एंड वाई। ठीक है, अगर हमें खाना बनाना है तो हम किस
एनर्जी सोर्स का यूज कर सकते हैं अपने खाने को गर्म करने के लिए, तो आपका एग्जाम्पल होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए नेचुरल गैस। अभी बताया कि नेचुरल गैस एक बहुत ही अच्छी गैस होती है, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल पर्पस दोनों में ही इसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक बहुत ही क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। जब आप नेचुरल गैस को बर्न करते हो ना, इसका यूज करते हो, तो कोई पोल्यूशन वगैरह नहीं होता है। ठीक है, इट डज नॉट प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ स्मोक ऑन बर्निंग। भाई कोयले को जला करके देखो कितना ज्यादा जो है ना धुआं उठता है, पेट्रोल को जला करके देखो बहुत धुआं उठता है। भाई अगर हम बात करें किसकी, नेचुरल गैस की, बेसिकली हम यूज किसको कर रहे हैं, हम फॉसिल फ्यूल्स को ही कर रहे हैं ना, कोल को यूज कर सकते हैं और ऑयल को यूज कर सकते हैं और नेचुरल गैस को यूज कर सकते हैं। तो हमारा जो कोल है उसको जब आप बर्न करते हो तो बहुत ज्यादा धुआं वगैरह निकलता है, बहुत एयर पोल्यूशन होता है। सिमिलरली ऑयल को भी जब आप यूज करोगे, जलाओगे, तो भी क्या होगा, पोल्यूशन होगा ही होगा। लेकिन जो नेचुरल गैस है वो एक क्लीन सोर्स होता है एनर्जी का, ये ज्यादा स्मोक प्रोड्यूस नहीं करता है ऑन बर्निंग, ऑल्दो इट इज हाईली इन्फ्लेमेबल, यानी कि जल्दी से आग पकड़ लेता है, ये इसका एक ड्रॉबैक है। इट इज ईजी टू यूज, ट्रांसपोर्ट एंड इट प्रोड्यूसेस अ ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट ऑन बर्निंग। यहां पे हम क्या बोल रहे हैं, अगर हमें अपने किसी पर्सनल पर्पस के लिए किसी एनर्जी के सोर्स को यूज करना है, तो प्रीवियस सेशन में मैंने आपको बताया था हम किसे चूज करेंगे, हम एक गुड एनर्जी सोर्स को चूज करेंगे। गुड एनर्जी सोर्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो भी मैंने आपको बताया था। इकोनॉमिकल होनी चाहिए, अफोर्डेबल होनी चाहिए, ठीक है, उसका स्टोरेज और उसका जो ट्रांसपोर्ट है वो इजी होना चाहिए। इसके अलावा हम बोलते हैं कि जब उसको बर्न करेंगे तो लार्ज अमाउंट में हीट निकले ताकि उससे हम ज्यादा काम कर पाएं। तो ये सभी प्रॉपर्टीज किस में होनी चाहिए, उस सोर्स में होनी चाहिए जो कि आप यूज कर रहे हो अपने खाने को बनाने के लिए। और ये सारी प्रॉपर्टीज किसके पास है भाई, नेचुरल गैस के पास है। स्टोर करने में आसान होती है, ट्रांसपोर्ट के लिए आसान होती है, इकोनॉमिकल होती है, अफोर्डेबल होती है, ठीक है। और हम बोलते हैं कि ये पोल्यूशन भी ज्यादा कॉज नहीं करती है, क्यों? क्योंकि ये क्लीन सोर्स है एनर्जी का, ज्यादा स्मोक नहीं प्रोड्यूस करेगी। हाँ, एक ड्रॉबैक ये है कि जल्दी से आग पकड़ लेती है। इसके अलावा इस नेचुरल गैस को यूज करने के फायदे ही फायदे हैं। फाइन, आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब बारी आती है उन क्वेश्चंस की जो कि गिवन है आपकी एनसीईआरटी के पेज नंबर 248 पे। तो भाई डिसएडवांटेजेस क्या है फॉसिल फ्यूल्स को यूज करने के, ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। नॉन रिन्यूएबल मतलब क्या, कि ये रिन्यू नहीं हो सकते। अब ऐसा नहीं है कि ये रिन्यू नहीं होते हैं, कोल दोबारा नहीं बन सकता, पेट्रोल ऑयल दोबारा नहीं बन सकता, नेचुरल गैस दोबारा नहीं बन सकती, बिल्कुल बन सकती है, लेकिन एक एवरेज ह्यूमन लाइफ से तो बाहर ही बनेगी। ठीक है, मान लो मैक्सिमम ह्यूमन लाइफ कितनी होती है, मैक्सिमम दे रही हूं मैं 200 साल, लेकिन इन 200 सालों में भी कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस नहीं बनने वाले हैं, रिन्यू नहीं होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें रिन्यू होने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। तो अगर क्या होगा, अगर आप इनको बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो तो एक टाइम आएगा जहां पे ये क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इनफैक्ट कुछ साइंटिस्ट ने तो प्रिडिक्ट भी किया है कि आने वाले 200 सालों तक जो है ना कोल चलने वाला है, और जो पेट्रोलियम है वो 60 ईयर्स तक चलने वाला है, और जो नेचुरल गैस है वो आने वाले सिर्फ 40 ईयर्स तक ही चलने वाली है। तो 200, 60 या 40 साल बाद हम क्या यूज करेंगे, जरा सोचो। तो एक मेजर ड्रॉबैक क्या है फॉसिल फ्यूल्स का, कि ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय फॉसिल फ्यूल्स, इनको जलाओगे तो एयर पोल्यूशन तो होगा ही होगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होगी वो ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करती है। इसके अलावा कार्बन के ऑक्साइड्स, कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के जो ऑक्साइड्स बनते हैं, इनकी बर्निंग से वो क्या करा देते हैं, एटमॉस्फेयर में जाकर के मिल जाएंगे, हवा को पोल्यूट करते हैं, जिसकी वजह से एसिड रेन आ जाती है। और ये एसिड रेन्स क्या करती है, जैसे ही मॉन्यूमेंट्स पे गिरती है, वाटर के कांटेक्ट में आती है, वाटर बॉडीज के कांटेक्ट में आती है, नदी के पानी में आती है और सॉइल के कांटेक्ट में आती है, तो सबकी क्या करती है, सॉइल की हम बोलते हैं कि फर्टिलिटी खराब कर देती है, पानी को हम बोलते हैं कि पोल्यूट कर देती है, मॉन्यूमेंट्स पे गिरती है तो मॉन्यूमेंट्स को भी डिस्ट्रॉय कर देती है। ताजमहल का ओरिजिनल कलर क्या था और अब देखो क्या हो गया है, क्यों? एसिड रेन के कारण। तो जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको यूज करने के बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं। पहला तो यही है कि ये नॉन रिन्यूएबल है, रिन्यू होने में बहुत सालों टाइम ले लेते हैं,
ह्यूमन लाइफ से तो ज़्यादा ही लेते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। इसके अलावा कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स रिलीज होते हैं जब ये बर्न होते हैं, जिसके कारण हम बोलते हैं कि एसिड रेन कॉज हो जाती है। फाइन, चलो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई आर वी लुकिंग एट ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। रीजन वही है ना, साइंटिस्ट ने क्या प्रेडिक्ट किया है कि फॉसिल फ्यूल जो कोल है वो आगे आने वाले 200 साल तक ही रहेगा, जो पेट्रोल है, पेट्रोलियम है, वो आगे आने वाले 60 सालों तक ही रहेगा, और जो नेचुरल गैस है वो आगे आने वाले 40 सालों तक ही केवल रहने वाली है। इसके बाद में क्या होगा, चलो आपने 200 सालों तक कोल यूज कर लिया, फिर इसके बाद में जो हमारी फ्यूचर जनरेशन होगी वो क्या यूज करेगी, क्योंकि ये जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको बनने में तो बहुत टाइम लग रहा है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, एक एवरेज ह्यूमन लाइफ से तो बहुत ज्यादा। तो क्या होगा, हमें झक मार के जो है ना कुछ और ऐसे एनर्जी सोर्सेज को ढूंढना पड़ेगा जो कि ह्यूमन बीइंग्स की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके, और इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारे पास ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स की जरूरत है हमें, और इसीलिए हम उनको ढूंढ रहे हैं। दो सोर्सेज हम बात कर रहे हैं लिमिटेड। In case we continue to use these sources at the present rate, we would soon be deprived of these sources. It is due to this reason that we should conserve these sources and look for alternative source of energy. उनको स्टोर तो करना ही है, उनको कंजर्व तो करना ही है, ध्यान से यूज करना है, साथ साथ में कुछ और ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस भी हमें ढूंढ के रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, How has the traditional use of wind and water energy been modified to our convenience? देखो भाई, पुराने के ज़माने में क्या होता था ना, पुराने ज़माने में कि बेसिकली अब हम क्या कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिव मेथड्स यूज़ कर रहे हैं ना एनर्जी को फुलफिल करने के लिए, सोर्सेज ऑफ एनर्जी के ऑल्टरनेटिव मेथड्स ढूंढ रहे हैं। तो पुराने ज़माने में क्या होता था, विंड और वाटर किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी बना सकता है, इतना ज्ञान पहले के लोगों में नहीं था। तो वो क्या करते थे, विंड मिल का पहले के ज़माने में यूज़ करते थे, क्या करने के लिए, नीचे से ऊपर पानी पंप करने के लिए। उन्हें नहीं पता था कि ये जो विंड मिल है ना इलेक्ट्रिक करंट भी बना सकता है। उनका दिमाग कहाँ तक गया कि अच्छा ये गोल गोल घूमेगा तो नीचे से जो है पानी, कुएं से पानी ऊपर की तरफ उठा सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा उनका दिमाग कहाँ चला, इस लेवल तक चला। पानी के लिए भी हम बोलते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करते थे, लेकिन अब के टाइम पे क्या हुआ है भाई, अब हमें पता चल गया है कि जो विंड एनर्जी है, विंड के पास जो एनर्जी होती है उससे हम पंखा घुमा सकते हैं, पंखे के साथ जनरेटर लगा दो, ठीक है, रोटेटर लगा दो, टरबाइन लगा दो, तो इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी। पानी के लिए हम कहते हैं कि पानी की पोटेंशियल एनर्जी यूज कर लो, नदियों पे क्या बना दो, डैम्स बना दो। ये डैम क्या करेंगे, पानी को हाइट पे ले जाकर के रोक देंगे, यानी कि पानी की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। फिर इसके बाद में पानी को बहने दो, कहाँ बहाओगे, टरबाइन पे घुमाओगे, यानी कि एक रुका हुआ पानी, बांध में क्या होता है, पानी रुका हुआ रहता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। जैसे ही पानी को आप बहाओगे पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, और इसी काइनेटिक एनर्जी के साथ पानी किसके पास जाएगा, टरबाइन के पास जाएगा, उससे टकराएगा, टरबाइन को घुमाएगा, टरबाइन घूमेगा तो जनरेटर की आर्मेचर कॉइल घूमेगी, जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी बना देगा और आपका काम हो जाएगा। तो पुराने ज़माने में इतना लोगों के पास ज्ञान होता नहीं था, लेकिन अब मॉडिफिकेशन होती जा रही है। विंड मिल्स को यूज़ किया जाता है विंड एनर्जी फार्म बनाने में, इलेक्ट्रिसिटी बनती है, और हम बोलते हैं कि पानी की पोटेंशियल एनर्जी को यूज़ किया जा रहा है डैम्स बना करके, और इन्हीं डैम से फिर इलेक्ट्रिसिटी हम बोलते हैं कि बन सकती है। तो भाई आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, कुछ और इंडेक्स क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तब तक आप क्या करेंगे, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com उसे विजिट कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स की वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं प्लेलिस्ट में अरेंज्ड, साथ ही साथ सभी टॉपिक्स के वहाँ पे होंगे आपको नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।